हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू येट अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पहला लेसन क्लास 12th की टेक्स्ट बुक का, जिसका नाम है फ्लेमिंगो और लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। जब हम इस लेसन को पढ़ेंगे, पहले हम जानेंगे अबाउट द ऑथर, देन लेसन बैकग्राउंड, फिर उसके बाद रीडिंग विद एक्सप्लेनेशन, देन समरी एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस क्वेश्चंस एंड आंसर्स। जब हम बात करते हैं इस लेसन की या इस शॉर्ट स्टोरी की, इसका नाम है द लास्ट लेसन यहाँ पे, तो इसको लिखने वाला है अल्फोंसे डोडेट। अल्फोंसे डोडेट वाज बोर्न इन 1840 एंड ही डाइड इन 1897। जब हम यहाँ पे बात करते हैं अल्फोंसे डोडेट की, वो एक फ्रांसीसी शख्स थे, फ्रांस के रहने वाले थे। वो एक नॉवेलिस्ट थे, यानी नॉवेल्स भी लिखते थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और वो शॉर्ट स्टोरी भी लिखते थे। शॉर्ट स्टोरी अगर बात करेंगे अल्फोंसे डोडेट की, उनको काफ़ी सराहा गया है। अगर बैकग्राउंड की बात करेंगे द लास्ट लेसन की, क्यों लिखा गया, इट वॉज रिटन इन द डेज ऑफ फ्रैंको पेरूशियन वार, यानी जब फ्रांस और पेरूशिया के दरमियान जंग हो रही थी। पेरूशिया की अगर बात करेंगे वहाँ पे 1870 to 1871 जब ये जंग हो रही थी, तो उस टाइम पेरूशिया कमोबेश 3 मुल्कों पे मुनहसर था, जो आज के हैं जर्मनी, पोलैंड एंड सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। इस जंग में फ्रांस को शिकस्त हुई और पेरूशिया ने ये जंग जीत ली। लीड कर रहे थे बिस्मार्क ने ये जंग जीत ली, और उस नतीजे में फ्रांस के अहम दो डिस्ट्रिक्ट जो थे वो चली गई पेरूशिया के कब्जे में, जिनका नाम था एल्सेस एंड लोरेन। अगर चैप्टर की बात करेंगे तो इन जो लास्ट लेसन इसका नाम रखा गया है, तो इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स के हवाले से रखा गया है, क्योंकि इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में लोरेन और एल्सेस जो थे, वहाँ पे कल से अब सिर्फ जर्मन पढ़ाने जा रहा था नया टीचर, और ये लास्ट दिन था फ्रेंच या फ्रांसी लैंग्वेज का, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। ओके, नाउ वी विल गो फॉर द पैसेज एंड रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन। हमारा पैसेज यहाँ से स्टार्ट होता है। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of commanding officer. And I thought to myself without stopping, what can be the matter now? तो यहाँ पे ये स्टोरी स्टार्ट होती है, और अगर आप पहले ही देखेंगे, पहला जो वर्ड है आई का यूज़ हुआ है, यानी ये जो स्टोरी है फर्स्ट पर्सन में नरेट की गई, फर्स्ट पर्सन नरेटिव है इसमें। हालांकि बहुत सी शॉर्ट स्टोरीज़ को थर्ड पर्सन यहाँ पे ही और शी का यूज़ होता है, और कुछ स्टोरीज़ सेकंड पर्सन जहाँ पे यू का यूज़ होता है, लेकिन ये जो स्टोरी है फर्स्ट पर्सन नरेटिव में कही गई है, यानी यहाँ पे जो कैरेक्टर है तो वही स्टोरी बोल रहा है, जिसका नाम हमें आगे पता चलता है कि फ्रांस। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, जो लिखने वाला अल्फोंसे डोडेट, ज़रूरी नहीं है कि आप उसी को मान लीजिए। ये एक कैरेक्टर होता है जिसका नाम फ्रांस है, वही स्टोरी बोल रहा है कि उसके साथ क्या हुआ, क्यों उनके इलाके में जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे एल्सेस और लोरेन, वहाँ पे ऑर्डर आया कि नहीं, वहाँ पे सिर्फ जर्मनी पढ़ानी है, बर्लिन से ऑर्डर आया कि जर्मन लैंग्वेज वहाँ पे पढ़ानी है, फ्रेंच जो लैंग्वेज थी वहाँ पे डिस्कार्ड करनी थी, उसको नहीं पढ़ाना था। तो यहाँ पे स्टार्ट में कह रहा है, फ्रांस कह रहा है कि मैं स्कूल निकला, देर से स्कूल निकला, और साथ में मुझे ये भी परेशानी थी कि मुझे एम हैमल जो उनका टीचर था उससे डांट पड़नी है, क्योंकि देर से वो स्कूल जा रहा था, और ऊपर से उसको कुछ क्वेश्चंस भी उसको टीचर के हवाले से उसको पता था कि वो पूछेगा, पार्टिसिपल्स उनको याद करना था। एक मोमेंट के लिए, एक लम्हे के लिए उसको लगा कि मैं स्कूल न जाऊं, क्लास छोड़ दूं और बाहर घूमूं, कि बाहर का मौसम बहुत ही सुहाना था, चिड़ियाँ चहचहा रही थी, और वहाँ पे पेरूशियन सोल्जर जो थे वो भी ड्रिलिंग कर रहे थे, यानी वो अपने सामान के साथ वहाँ पे ड्रिल कर रहे थे। ये सारा कुछ वहाँ पे बहुत ही पुरकशिश था उसके लिए, लेकिन किसी तरीके से उसने अपने आप को मनवा लिया और वो स्कूल चला गया। इसके बाद जब वो स्कूल जाता है, तो जब वो टाउन हॉल जो एक जगह थी उसको पास किया, तो वहाँ पे उसने देखा कि बहुत से लोग जमा थे, क्राउड जमा थी वहाँ बुलेटिन बोर्ड कहते हैं जहाँ पे उस ज़माने में जो भी खबर आती, जो भी ऑर्डर आता उस पर चिपका दिया जाता था। तो उसको पता था कि पिछले 2 साल से जो भी बुरी खबर आ रही थी कि जंग हारने की, या और कोई फरमान जो आ रहा था
जो कि हाकिम थे आप जर्मनी से, आप रूसिया से, उसी बुलेटिन बोर्ड पे वो चिपका दिया जाता था वो आर्डर। तो उसने अपने आप से सोचा, रुका तो वो नहीं, चलते चलते कि अब क्या, आज क्या नया होने वाला है, वही जंग के बारे में कोई न्यूज़ होगी, तो वो चला गया स्कूल की तरफ। इसने कुछ ध्यान नहीं दिया। तो आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स वहाँ से चला जाता है स्कूल की तरफ तेज़ी से। इसके बाद क्या कहता है फ्रेंड्स, देन as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me. Don't go so fast, bub. You will get to your school in plenty of time. I thought he was making fun of me and reached M. Hamlin's little garden all out of breath. Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great rule rapping on the table. But no, it was all so still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. But, of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the window, I saw my classmates already in their places, and M. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. But nothing happened. M. Hamill saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little friends. We were beginning without you." I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. तो यहाँ पे इन पैसेज में क्या कहता है कि फ्रेंड्स कहता है कि मैं चला गया सीधे बुलेटिन बोर्ड की तरफ। मैंने नहीं देखा कि हालांकि पीछे से आवाज़ आई, जहाँ वहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ था जिसका नाम वॉचर था, और उसका शागिर्द था वहाँ पे, अप्रेंटिस जो शागिर्द था, सीखने वाला था वॉचर के पास, ब्लैक स्मिथ के पास। उन्होंने कहा कि आप तेज़ क्यों जा रहे हो, आप तो अपने स्कूल जल्दी पहुँच जाओगे। फ्रेंड्स की तरफ उन्होंने आवाज़ लगाई कि दौड़ो मत। यानी उन्होंने पढ़ा था कि कल से उनका स्कूल मान लीजिए एक तरीके से बंद ही होने वाला है, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं पढ़ाया जाएगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स कहता है कि मैंने सोचा था कि शायद मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ब्लैक स्मिथ, लेकिन उसको सच अभी पता नहीं चला था। स्कूल में उसको ये सच पता चलेगा कि नया ऑर्डर क्या था। इसके बाद फ्रेंड्स कहता है कि जब इस टाइम में स्कूल गया, मुझे पता था कि वहाँ पे बहुत सा हसल बसल होगा, शोर शराबा होगा, लड़कों का शोर होगा, टीचर्स कहेंगे उनके वो जो रॉड होती है उनके टेबल पे मारने की, यानी जो भी स्कूल के सवेरे टाइम जो होता है वहाँ पे जो एक बसल होता है, जो एक वहाँ पे एक शोर शराबा होता है, उससे सोचा कि उसी का फ़ायदा उठा के मैं जल्दी से क्लास में घुस जाऊँगा और एम हैमिल की नज़र में नहीं आऊँगा। लेकिन वह होता क्या है, एम हैमिल को वो बाहर देखता है, वो इधर उधर जा रहा है, और एम हैमिल ने जब उसको देखा उसने कुछ भी नहीं कहा। यहाँ पे फ्रेंड्स काफ़ी हैरान हो गया कि आज उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। उसने उसको कहा कि बेटा आप अंदर जाओ और बैठो, हम तो आपके बगैर ही स्टार्ट कर रहे थे। और जब वो बैठा अंदर आराम के साथ, उसने जो घबराहट थी वो दूर हो गई। उसने देखा कि आज तो उसका टीचर कुछ अलग ही कपड़े पहन के आया था। उसने ग्रीन कोट पहना हुआ था। ग्रीन कोट यानी वो एक अलग किस्म का कोट था जो वो रोज़ाना नहीं लाता था। ग्रीन कोट उसने पहना हुआ था। ग्रीन कोट के अलावा क्या पहना था उसके टीचर ने, a frilled shirt and a little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days. Besides, the whole school seemed so strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others besides. Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer, thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. While I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair and, in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." What a thunderclap these words were to me. Oh, the wretches, that was what they had put up at the town hall.
My last French lesson, why? I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, and my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. And M. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his rural and how cranky he was. तो जब वो स्कूल पहुंचता है तो फिर उसने टीचर पे देखा, ग्रीन कोट था उसने पहना हुआ था, फ्रिल्ड शर्ट पहनी थी और ब्लैक सिल्क कैप उसने लगाई हुई थी काले रंग की, ऑल एम्ब्रॉयडरी, तो एम्ब्रॉयडरी यानी जरी बूटी का काम किया हुआ था. तो ये जो कपड़े थे, खास कपड़े थे, ये एम हैमल यानी फ्रांस का जो टीचर था कभी नहीं पहनता था. हाँ, उन मौक़ों पे जब स्कूल में प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होती या कोई इंस्पेक्शन के लिए तब ये कपड़े पहनता, लेकिन आज उसने ये उम्दा कपड़े पहने हुए थे. फ्रांस हैरान हो गया कि क्यों सर ने ये, एम हैमल ने क्यों कपड़े पहने हुए थे. इसके बाद आगे जब वो देखता है कि और एक बात जो सरप्राइज़ करती है फ्रेंड्स को, कि उसने देखा कि पीछे जो उनके क्लास में जो खाली बेंचेस पड़े हुए थे आज वो खाली नहीं है. यहाँ तमाम विलेजर जो गांव के लोग थे वो बैठे थे, चाहे वहाँ पे फॉर्मर जो मेयर था, या वहाँ पे हॉज़र था, ओल्ड हॉज़र, या फॉर्मर पोस्ट मास्टर था उनके इलाके का, और बाकी लोग वहाँ बैठे हुए थे. और ये जो ओल्ड हाउसर था उसने लाया था एंड ओल्ड प्राइमर, उसने वो एक डेस्क पे बैठा हुआ था, अपना ऐनक वहाँ पे रखा हुआ था. तो ये चीज़ें बहुत ही हैरान कुन थी फ्रांस के लिए, क्योंकि पहली बार हो रहा था फ्रांस के लिए. फ्रांस भी इसी हैरानी और परेशानी में था कि इसी दौरान उनका टीचर जो एम हैमल था वो आया, कुर्सी पर बैठा और बड़ी अपनी नरम आवाज़ में बोला, बच्चों आज का जो ये मेरा क्लास है वो लास्ट क्लास होगा, कल से मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, क्योंकि बर्लिन से यानी जर्मनी से हट रहा है कि यहाँ पे ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट है जो एल्सेस और लोरेन है, यहाँ के स्कूल में सिर्फ अब एक ही लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी जो कि है जर्मन. तो जब ये बात फ्रेंच के कानों तक पहुंची कि ये उसकी फ्रेंच लैंग्वेज जो थी उसका लास्ट क्लास है, उसके टीचर के साथ लास्ट वाला क्लास है, तो उसको मान लीजिए जिसको हम कहते हैं कि एक बिजली सी गिरी. वो बहुत ही हैरान हो गया कि ये क्या हो गया, क्योंकि और उसको ख्याल आया कि ये जो वहाँ पे ब्लैक स्मिथ था उसने इसीलिए वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड पे वो खबर पढ़ के उसको बोला था कि तुम स्कूल पहुँचोगे. वो मजाक नहीं उड़ा रहा था, वो कुछ सच ही बोल रहा था. अब सोचता है अचानक से जो फ्रेंच था जिसको नफ़रत थी पार्टिसिपल्स की या फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने की या इवन एम हैमल की भी, अचानक से मोहब्बत की वहाँ एक लहर दौड़ पड़ती है कि उसके दिल में जाग जाता है कि मैंने तो अभी कुछ भी नहीं सीखा, अभी मुझे ग्रामर के रूल्स पढ़ने हैं. अब बुक्स उसको प्यारी लगने लगती है और एम हैमल की भी ज़बरदस्त उसको फिक्र पड़ती है कि कल से मैं इसको नहीं देखने वाला हूँ. तो ये सारा कुछ आलम उसके दिल में अचानक से मोहब्बत बढ़ जाता है जब ये सुनता है कि कल से उसको यहाँ पे फ्रेंच पढ़ने को नहीं मिलेगी. में फ्रेंच कहता है, poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes and now I understood. अब कहता है फ्रेंच कि मुझे अब पता चला कि क्यों इसने ये कपड़े पहने हुए थे, क्यों उसने एक बिल्कुल वही इंस्पेक्शन वाले संडे क्लोथ्स पहने हुए थे. आगे क्या कहते हैं, why the old man of the village was sitting there in the back of the room, it was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. While I was thinking all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that full rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. But I got mixed up on the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. I heard M. Hamel say to me, I won't scold you, little prince. You must feel bad enough. See how it is every day we have set ourselves. Bah, I have plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see where we have come out. That is the great trouble with Alsace. She puts off
learning till tomorrow. Now those fellows out of there will have the right to say you to you, how is it you pretended to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language? But you are not the worst, poor little friends. We all a great deal to reproach ourselves with. आगे कहता है स्टोरी में, फ्रेंड्स कहता है कि मुझे समझ आया कि क्योंकि मेरे टीचर ने ये नए कपड़े पहने थे, ख़ास कपड़े पहने थे, क्योंकि उसको अब जाना था ये स्कूल छोड़ के, और मैं भी इसी ज़बरदस्त एक परेशानी में था, हैरानगी में था। और इसी दौरान वहाँ से नाम आया मेरा कि आप उठो, आपको पढ़ना है, रिसाइट करना है, आपको सबक पढ़ना है। क्योंकि फ्रेंड्स को पहले ही पता था कि उसने तैयारी नहीं की हुई थी, तो वो बहुत ही डर गया, सहम गया अपने बेंच में। वो अपना सर उठा नहीं पाया क्योंकि उसको पता था कि मैं कुछ भी नहीं पढ़ सकता हूँ वहाँ पे। लेकिन इसी दौरान वहाँ पे एम हैमिल ने कहा कि मैं आपको नहीं डांटूंगा, क्योंकि ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है, इसको न पढ़ने की जो अगर हम ब्लेम जिसको कहेंगे, इस पर जिम्मेवारी आप पे नहीं है, मुझ पे भी, इन गाँव वालों पे, थ्रू आउट एल्से जो था, क्योंकि सारे गाँव वाले जो है, किसी ने हम में से, हम फ्रेंचमैन से, क्योंकि सारे फ्रेंच थे अब तक, क्योंकि वो कह रहा था कि एम हैमिल कि हम सभी पे ये ज़िम्मेवारी है, आज इस गुनाह के हम सब मुर्तकिब हैं, क्योंकि हम सब ने इसको टाल दिया। मैंने भी एज ए टीचर उतना ध्यान नहीं दिया, आपने भी एज ए स्टूडेंट उतना ध्यान नहीं दिया, और जो कि विलेजर्स थे जिनकी भी जिम्मेवारी थी, या एलसीस के लोग थे या लोरिंग के लोग थे, उन्होंने भी खास ध्यान नहीं दिया। और वो कहता है कि जब जर्मन के लोग आएंगे वो हमें कहेंगे, ताना देंगे कि आप अपने आप को फ्रेंच कहते हो, आपको तो अपनी लैंग्वेज पढ़नी भी नहीं आती, आपको अपनी लैंग्वेज ना पढ़नी आती ना लिखनी आती। तो वो सभी बच्चे एम हैमिल और विलेजर्स बहुत ही गमगीन हो जाते हैं वहाँ पे। स्टोरी में क्या होता है, एम हैमिल कहता है बच्चों से, योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शियस एनफ टू हैव यू लर्न, दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, एंड I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful. अब इसके बाद एम हैमिल बच्चों से कहता है कि सिर्फ आपकी ही गलती नहीं है, आप पढ़ते नहीं हो ध्यान से, आपके पेरेंट्स की भी गलती है, आपके जो माँ बाप हैं उन्होंने आपको कभी कभार स्कूल भेजा, ज़्यादातर वो आपको काम के लिए भेजते थे, थोड़े पैसे कमाने के लिए भेजते थे। और मैं भी, एम हैमिल कहता है बच्चों से कि मैं भी गुनहगार हूँ, क्योंकि मैं भी आपको अक्सर बेशतर छुट्टी करने देता था, या कभी आपको बोलता कि जाओ मेरे घर में जो मेरा बाग है, बागीचा है, उसके पौधों में आप पानी दे दो। तो ये सारी बातें कह के अब लास्ट में आ जाता है एम हैमिल, जो फ्रेंच है, हमें बोलता है कि हमारा जो टीचर है एम हैमिल, वो फ्रेंच लैंग्वेज की तरफ आता है, उसकी तारीफ़ें करता है और कहता है कि कितनी खूबसूरत लैंग्वेज है फ्रेंच, यानी जो इनकी अपनी मादरी ज़ुबान थी, फ्रांस की जो ज़ुबान है, उसकी तारीफ़ें करना वो स्टार्ट कर देता है वहाँ पे, और उनको समझने की कोशिश करता है कि इसकी कितनी अहमियत है, वो कितनी ज़रूरी है और कितनी खूबसूरत लैंग्वेज है। देन इसके बाद क्या होता है, वो कहता है कि दिस लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गॉड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy. I think too that I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, and to put it all into our heads at one stroke. इसके बाद कहता है फ्रेंच के हैमिल, जो हमारा मिस्टर हैमिल थे, एम हैमिल सर, उसने ग्रामर का लेसन निकाला, और आज के दिन जब उसने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, फ्रेंच कहता है कि ज़िंदगी भर मैंने इतना अच्छा नहीं सीखा था, और ज़िंदगी भर मैंने जो एम हैमिल हमारे टीचर उतना अच्छा पढ़ाते नहीं देखा था। तो वजह क्या थी, क्योंकि दोनों अब इंटरेस्टेड थे। टीचर भी आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि लास्ट लेसन था फ्रेंच का, और बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इस लैंग्वेज को सीखने के लिए, क्योंकि ये लास्ट लेसन था उस पर्टिकुलर डे पर। आगे क्या कहता है फ्रेंड्स, आफ्टर द ग्रामर वी हैड a lesson in writing.
That day, M. Hamill had new copies for us written in beautiful round hand. France, Alsace, France, Alsace. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desks. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the little ones who worked right on the tracing their fish hooks, as if that was French too. On the roof of the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? इसके बाद स्टोरी में क्या होता है कि ये जो इनका टीचर था एम हैमिल, उसने कुछ कॉपियाँ लाई थी, उनके बाहर लिखा हुआ था एल्सेस फ्रांस, एल्सेस यानी एल्सेस फ्रांस का हिस्सा है, बहुत ही खूबसूरत राइटिंग में लिखा हुआ था। उसने सारी बच्चों को ये कॉपियाँ दे दी ये लेसन सीखने के लिए। और तमाम जो बच्चे थे जो कल शोर कर रहे थे कल तक, आज हर एक बच्चा खामोश था। फ्रांस को लग रहा था कि आज मान लीजिए स्कूल का तमाम जो इवन वो जो बीटल छोटे छोटे कीड़े थे जो उनको डिस्टर्ब कर रहे थे वो भी आ गए, लेकिन कोई बच्चा ना तो शोर कर रहा था, सिर्फ लिखने की पेन के चलने की आवाज़ से वो लिख रहे थे अपना काम। और ऊपर से जो छत था, छत पे वहाँ पे कबूतर थे, वो अपनी आवाज़ निकाल लेकिन हल्की आवाज़ में, और अंदर से सोच रहा था फ्रांस कि हमारा जो ये इलाका है ये तो जर्मनी के कब्जे में चला गया, यहाँ पे जर्मन पढ़ाया जाएगा। क्या इन कबूतरों को भी अपनी लैंग्वेज चेंज, क्या उनकी कूइंग, उनकी बोली, उनकी आवाज़ वो भी जर्मन में होनी चाहिए? तो ये ख्याल आता है उस टाइम फ्रांस को। इस ख्याल के साथ ही आगे कहता है, Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamill sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. Fancy, for 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him. इसके बाद कहता है फ्रांस कि मैं जब भी नज़र ऊपर उठाता था और देखता था अपने टीचर को हैमिल को, तो वो मोशनलेस थे, एक ही जगह पे वो खड़े हुए थे, ना वो हिल रहे थे ना वो कुछ, सिर्फ वो देख रहे थे। क्या देख रहे थे? वो देख रहे थे अपने स्कूल को जहाँ पे उन्होंने ज़िंदगी के 40 साल पढ़ाया था। हर एक चीज़ को देख रहे थे। उस स्कूल के सामने जो बागीचा था उसको देख रहे थे, हर एक चीज़ को देख रहे थे, उस स्कूल को देख, उन बच्चों को देख रहे थे, लेकिन वो मोशनलेस थे। वो देख रहे थे कि जिस जगह पे उन्होंने इतना वक्त गुजारा, कल उसको छोड़ के जाना था, कल हमेशा के लिए उसको इस जगह को अलविदा कहना था। क्या होता है स्टोरी में, चलिए आगे पढ़ते हैं। Only the desks and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hoop vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all, poor man. To hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, bb, boo, boo down there at the back of the room, and Hauser had put on his spectacles and, holding his primer in both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, that last lesson. All at once the church clock struck 12, then the Angelus. At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. M. Hamill stood up, very pale, in his chair. I never saw him look so tall. My friends, said he, but something choked him. He could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France.
Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word, he made a gesture to us with his hand. School is dismissed. You may go. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جو لاسٹ والے پیسیج ہے, فرانس کہتا ہے کہ یہ جو ہمارا ٹیچر تھا ایم ہیمل ہر ایک چیز کو دیکھ رہا تھا. گارڈن میں جو والنٹ ٹریز تھے یا ہوپ وائن جو دیواروں پہ وہ ایک پیڑ چڑھتا ہے, کریپر ہے, اس کو دیکھ رہا تھا کہ کب اس نے اس کو بویا تھا. آج وہ ساری بلڈنگ پہ چھت تک آ چکا تھا. یعنی ہر چیز جو اس نے اپنے ہاتھوں سے لگائی تھی وہ چیزیں بڑی ہو گئی تھی. تو یہ ایم ہیمل کے لیے بہت ایک دردناک سچویشن تھی ان سب چیزوں کو چھوڑنے کے لیے. فرانس کہتا ہے کہ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اور ایک چیز ہو رہی تھی کہ اس کی سسٹر جو تھی, بہن جو تھی, وہ اوپر کمرے میں ادھر ادھر کر رہی تھی, اپنی ٹرنکس جو ان کا سامان پیک کر رہی تھی کیونکہ کل ان کو جانا تھا. لیکن اس سب چیزوں کے باوجود ایم ہیمل نے توجہ نہیں ہٹائی اپنی ٹیچنگ کلاس سے. اس دن وہ پڑھاتا گیا. اس کے بعد ہم نے ہسٹری کا کلاس لیا. اس کے بعد چھوٹے بچوں نے وہاں پہ پڑھا پرٹیکولر جو ایک رائم تھی. اس کے بعد جو اولڈ ہاؤزر تھا اس نے پرائمر یعنی جو ایک ہولی بک ہوتی ہے, اس میں ہولی کچھ رائمز ہوتی ہیں, اس کو بھی وہاں پہ اس نے سپیل کیا. تو اس کے بارے میں بات ہوئی. فرانس کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد جو ہاؤزر تھا اس نے اپنی پرائمر بک سے کچھ پڑھنا چاہا, لیکن اس کی آواز کمزور پڑ گئی بیکاز آف ایموشنز, یعنی آنسو آ گئے اس کو. اس کی آواز اتنی وہ رک گئی اس کی آواز. فرانس کہتا ہے کہ بچے ہونے کی وجہ سے ہمیں لگا کہ ہم ہنسیں اس ٹائم کہ اس کی آواز آج نہیں نکل رہی ہے. وہ خود یہ جو ہاؤزر تھا پڑھ نہیں پا رہا تھا, لیکن وہ کوئی بھی بچہ وہاں پہ ہنسا نہیں. ان کو پتہ تھا یہ لاسٹ لیسن تھا. تو اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ اچانک سے جو چرچ کلاک ہوتی ہے, اسٹرک 12 یعنی 12 بجتے ہیں, یعنی وہاں پہ ایک آواز آتی ہے, گھنٹی کی آواز آتی ہے. اور نیچے جو تھے پیروشین جو سولجرز تھے وہ اچانک سے ان کی آواز ہی نزدیک آ گئی ان کے سکول کی, جیسے کہ کھڑکی کے پاس آ گئے. اور ہیملن اچانک سے پیل یعنی زرد پڑ گئے. ان کو پتہ تھا کہ یہ آخری لمحے ہیں اس کے اس سکول میں. اور وہ اٹھا اور اپنی چیئر سے تو اس نے بولا, یا اپنی کرسی پہ بیٹھ کے اس نے بولا, مائی فرینڈس آئی بٹ سم تھنگ چوکڈ ہم. اس نے کہنا چاہا تھا کچھ لیکن اس کی آواز چوک ہو گئی, یعنی وہ کہہ نہیں پایا, اس کی آواز ہی دب گئی. ایموشن کی وجہ سے, رونے کی وجہ سے اس کی آواز جو ہے وہ اس کی آواز منہ سے باہر نہیں نکل سکی. فرانس کہتا ہے کہ اس کے بعد کیا کیا ہمارے ٹیچر ایم ہیمل نے, جب وہ بولنا چاہتا تھا لیکن اس کے جذبات کی وجہ سے وہ بول نہیں پایا, اس کی آواز ہی دب گئی, مانو اس کی آواز ہی چلی گئی, کچھ بول نہ سکا. تو وہ مڑا اپنے پیچھے, وہاں پہ جو بورڈ تھا بلیک بورڈ, تو ایک چاک کا ٹکڑا لیا اس نے اور اپنی تمام جو قوت تھی, کیونکہ وہ لکھنے کی بھی اس طاقت میں نہیں تھا, لیکن تمام قوت جوڑ کے اس نے وہاں پہ بورڈ پہ لکھ دیا, وی لو فرانس, یعنی لانگ لیو فرانس. اپنے ملک کی اس کو پتہ تھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہمارے ہاتھوں سے. تو لانگ لیو فرانس جس کا میننگ ہے فرینچ میں, اگر انگلش میں دیکھیں گے تو لانگ لیو فرانس وہاں پہ لکھا. اور پھر وہاں پہ بالکل وہ رک گیا اور اپنے منہ سے تو کچھ نہیں اس نے بولا. وہ اس دیوار کے سہارے رہا, اس نے اپنا سر دیوار کے ساتھ رکھا اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا, ایک جسچر, ایک اشارہ کیا. کیا کیا؟ اسکول از ڈسمسڈ, یعنی ہاتھ سے دکھایا ان کو کہ آج سے اسکول بند, یعنی میری کلاس ختم ہو گئی. تو اس طرح یہ ساری اسٹوری تھی, یہ لیسن, دا لاسٹ لیسن. آئی ہوپ ڈیئر فرینڈس آپ کو پتہ چلا ہوگا کیوں یہ لاسٹ لیسن تھا, کیوں اس چیپٹر کا نام دا لاسٹ لیسن رکھا گیا, اور لاسٹ میں کتنے ایموشنل جو ٹیچر تھا ایم ہیمل یا بچے یا ولیجرز یا جو وہاں پہ باقی سے بھی تھے, ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, کیونکہ ان کا جو ملک تھا, ان کے جو دو ڈسٹرکٹ یا ان کی جو علاقہ تھا وہ دوسرے ملک کے انڈر آ گیا تھا. انہوں نے اپنی زبان, اپنی پہچان کھو دی تھی. پارٹ 2 جو ہوگا اس ویڈیو لیکچر کا, اس میں ہم اس چیپٹر کی سمری پہ جائیں گے, سمرائز کریں گے, اور اس کے علاوہ جو کویشچنز اینڈ کویشچنز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ ہم کوشش کریں گے جو کہ ود ان ٹیکسٹ جو کویشچنز آ سکتے ایگزام پوائنٹ آف ویو, ان پہ بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں. ٹل دین ٹیک کیئر, ہیو اے نائس ٹائم, گڈ بائے.